साउंड देखिए आ गया। ठीक है, चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हूं रोशन मिश्रा। एसएससी सीजीएल 2020 प्रीलिम्स का एग्जाम जो हुआ है 13 अगस्त 2021 को, उसके शिफ्ट 2 के क्वेश्चन के साथ आज हम लोग हाजिर हुए हैं और बढ़िया से इसका डिस्कशन देखेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने यहाँ पर लाया है। हमने नहीं लाया है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग क्या करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सेशन को कर दो सब लोग शेयर। चलिए, हेलो हेलो, कृष्णा कुमार, विपुल कुमार, सक्सेस एजुकेशन, मुकेश कुमार, विजय कुमार, दीपू कुमार। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कर दीजिए आप लोग सभी लोग एक बार सेशन को शेयर, फिर देखिए क्या तहलका मचता है। ठीक है, चलिए तो क्लास करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ, देख लीजिए ध्यान से। पहला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा हुआ है? पहला नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है पहले नंबर का कि एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपया में बेचा। 10,591 रुपया में, प्रत्येक को 10,591 रुपया में बेचा। उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 11% की हानि हुई, तो उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि 1 दशमलव स्थान तक ज्ञात करे। क्या क्लियर दिख रहा है सब लोगों को? एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो, साउंड वगैरह सब कुछ प्रॉपर सही है? क्वेश्चंस क्लियर दिख रहा है? साउंड तो ठीक लग रहा है, साउंड सब सही है। चलिए, क्वेश्चन भी क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझने का सब लोग कोशिश कीजिए, एक बार ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। एक दुकानदार इन दो वस्तुओं को प्रत्येक को 10,591 में बेचा। 591, चलिए ठीक है, लाइट एकदम सही है ना? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको कहा क्या जा रहा है, जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसमें कैलकुलेशन करने का जरूरत है थोड़ा सा, बट 10,591 का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बताओ? क्योंकि क्वेश्चन बोला 1 पर 19% का लाभ हुआ। 1 पर 19% का लाभ हुआ, कहने का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या दे दिया, एक का तो 100 दिया रहेगा, दूसरे का भी कॉस्ट प्राइस सेम ही रहेगा, बट सेलिंग प्राइस क्या रहा, कॉस्ट प्राइस मतलब 100 में। ठीक है, ध्यान से एक बार समझिए, सब लोग ध्यान से समझिए, एक बार यहां पर सब लोग ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक वस्तु पर 19% का लाभ हुआ, तो 119 में अगर बेचा गया तो इसका मतलब है कि 100 रुपया में यह खरीदा गया होगा। बोलो है कि नहीं है? तो एक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और उसी का सेलिंग प्राइस दिया हुआ 19% प्रॉफिट पे। दूसरी वस्तु को 11% लॉस पर बेचा जा रहा है, तो अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस क्या 11% कम करके क्या आप 89 बोलोगे? क्या बोलो? एकदम बोलोगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन में दे दिया है कि दोनों वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु को 10,591 रुपया में बेचा गया। मतलब क्या बनता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर एक का सेलिंग प्राइस 119 है, दूसरे का सेलिंग प्राइस 89 है, तो आपको करना क्या है, इस दोनों को करना है बैलेंस। क्यों बैलेंस करना है? क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो 119 में अगर 89 से मल्टीप्लाई कर दे और 89 में अगर 119
119 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा बताओ, बराबर हो जाएगा। लेकिन 89 से जब 119 में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ तो 100 भी है, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से 89 में जब 119 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 में भी 119 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साउंड नहीं आ रहा है, एकदम साउंड आ रहा होगा, साउंड एकदम बढ़िया से आ रहा होगा दोस्त, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहां पर समझते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस 100 गुना 89 और 100 गुना 119, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 100 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो 89 प्लस 119, 89 प्लस 119 दोनों को ऐड करने पर 208 आता है। इसी तरह से अगर टोटल सेलिंग प्राइस का हम लोग बात करें तो 89 गुना 119, 89 गुना 119 और ऐसा ऐसा 2 बार है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे। अब यहीं से हमको क्या करना है, इसका रेशियो निकाल लेना है। चूंकि परसेंटेज में पूछा है तो इस 208 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, इस 208 को आप लेते जाइए और यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 100 यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया, 208 से जैसे ही डिवाइड करें तो पता चल जाएगा कितना सेलिंग प्राइस है, और जैसे ही सेलिंग प्राइस पता चलेगा तो परसेंटेज भी पता चल जाएगा ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, आ जाता है हमारा 104। बोलिए आता है कि नहीं आता है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना पड़ेगा। 15 छाके 90, 15 सत्ते 105, 7 से अगर काट दीजिए तो ये कट जाएगा 17 बार में। 17 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हमारे पास 102 ही आया क्या। हमने किसका सहारा लिया, हमने सहारा लिया अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 आता है तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ जाएगा, 102। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं 2% आसपास फायदा होने वाला है। तो 2% के आसपास फायदा, चूंकि हमने अप्रोक्सीमेशन का सहारा लिया तो 2% के जस्ट नजदीक में कौन सा आंसर हो जाएगा, 1.8%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी देखो 10% हानि हो ही नहीं सकता, लाभ 5% बहुत ज्यादा दूर चला गया, हानि 2.7%, हानि होने का सवाल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाता है। थोड़ा थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को बनाने के क्रम में अपने कॉमन सेंस का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो आराम से क्वेश्चन हमसे बनता चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया होगा। बोलो आ गया क्या। तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिवम कुमार, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहां पर। चलिए आ जाइए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो डीआई से रिलेटेड है और डीआई का ही क्वेश्चन है और इस डीआई के क्वेश्चन को आपको बनाना है। सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है उस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बार ग्राफ दिया हुआ है 2010 से 2014 तक 5 वर्ष की अवधि में किसी दवा कंपनी द्वारा निर्मित ABC 3 भिन्न भिन्न स्वादों के कप सिरप की मात्रा लाख बोतल में दर्शाई गई है, ठीक है। अब स्वाद ए है, देखो स्वाद ए है, स्वाद बी है और स्वाद क्या है आपका सी है। तो आप देखोगे 2010 में 3 कंपनी का दिया हुआ, 3 स्वाद दिया हुआ 2010 में। पहला है स्वाद ए, दूसरा है स्वाद बी और तीसरा जो ये ग्रे कलर का दिख रहा है वो क्या है आपका स्वाद सी, ठीक है। इसी तरह से 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में यह डेटा आपके सामने दिया हुआ है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि 2012 में सभी स्वादों के औसत उत्पादन का, सभी स्वादों के औसत उत्पादन का 2012 में, 2012, 13 और 14 में स्वाद ए के औसत उत्पादन और 2012, 13 और 14 में ही स्वाद सी के औसत उत्पादन में अंतर क्या होगा, अंतर का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ध्यान से सब लोग, देखिए यहां पर ध्यान से सब लोग, कितना बढ़िया ये क्वेश्चन है और क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैं अभी आपको यहां पर बताऊंगा। थोड़ा सा सोचिए, दिया हुआ क्या है 2012 में सभी स्वाद, 2012 में सभी स्वाद, इतना बात तो पता है। 50-50 आराम से हम लोग जोड़ करके 165 जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा 65 जोड़ करके 165। अब इसका जब आप औसत लिखेंगे तो क्या 165/3 ही लिखेंगे क्या, बताइए। 165/3 ही हमने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 2012, 13, 14 में ए कंपनी और सी का अंतर पूछा। 12, 13, 14
तीनों का तीनों वर्ष क्या है, कॉमन है। अब 12 में ए और सी का अंतर बताइए। 65 में से 50 गया तो बोलिएगा 15। इसी तरह से 70 और 45 का अंतर बताइए। लिखने का जरूरत नहीं है सबको, सिर्फ समझने का जरूरत है। तो 70 और 45 का अंतर आपका क्या हो जाएगा, 25। तो ये आया 25, ये आया 15, अंतर हुआ 40। और यहां पर 80 और 75 का अंतर बोलिए 5। 80 और 75 का अंतर क्या बोलेंगे, 5। आपने देखा कि इस दोनों में 40 का अंतर था और एक जगह और 5 का अंतर हो गया, तो ये अंतर आ गया 45, बट इसका एवरेज भी निकालना है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 45/3। बोलिए 45/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसका रेशियो निकाल देना है। इसका रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो आप देखेंगे 3 से 3 कट गया, आप देखेंगे 5 से काट सकते हैं, 5 से हम इसको काट सकते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 में 45, यानी एक बार 3 से और कटेगा। 11 तिया 33, 3 तिया 9, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 11:3, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर है। एनटीपीसी सीबीटी का प्रीवियस ईयर का दिन था, हाँ दिन था, बट आज हमने अभी तो लिया है एसएससी के लिए ही, बट ये भी आपका बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे सीबीटी 1 में आपका डीआई से 3-3, 4-4 डीआई पूछा था। तो लेवल लगभग में धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, बढ़ाता ही जा रहा है, बराबर करते जा रहा है। तो आप टेंशन ना ले, आप आराम से पढ़ते रहें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आपको तरीका बताया, ये जो अप्रोच हमने बताया वो एकदम सही लगा होगा। बोलो लगा होगा क्या। सब लोग क्या करता, बोलिए 12, 13, 14 में पहले ए का निकाल के फिर उसका एवरेज निकालता, फिर सी का निकाल करके फिर उसका एवरेज निकालता, फिर उसका अंतर निकालता और तब उसके बाद रेशियो निकालता। बताइए कितना टाइम लगेगा, लगेगा क्या, लगेगा क्या टाइम, एग्जाम में ना खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, हमने क्या किया, 12 में ही अंतर निकाल लिया, 13 में भी अंतर निकाल लिया, 14 में भी अंतर निकाल लिया। एवरेज ऑफ डिफरेंसेस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एवरेज, एवरेज ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। तो हमने क्या किया, एवरेज का डिफरेंस ना निकाल के डिफरेंस ऑफ एवरेज निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में ये आ गया होगा अप्रोच। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, समझना है सब लोगों को। देखिए ए और बी दो संख्याओं का अनुपात है 5:8। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का योगफल ज्ञात करें, ए और बी का योगफल ज्ञात करें। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सिखाते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला, दो संख्या है, एक संख्या का नाम है 5, दूसरे संख्या का रेशियो क्या है 8। बोलिए है क्या, बोला इसमें भी 5 जोड़िए और इसमें भी 5 जोड़िए तो रेशियो क्या आ जाता है, 2:3 आ जाता है। बोलिए 2:3 आ जाता है। आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड समझना है। ध्यान से देखिए, होता क्या है कि जब आप बनाने जाते हैं तो एक संख्या, आप एक तो बेसिक से आप इसको ऐसे बना सकते हैं, 5x 8x, 5x में 5 जोड़ दिए और 8x में 5 जोड़ दिए, क्योंकि बोला है दोनों संख्या में 5-5 जोड़ा है। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। तो आप इसको ऐसे बनाने चले जाते हैं, 2:3, 5 तिया 15, 8 दूनी 16, x अंतर आ गया x के, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अंतर आ गया 5 के। तो x का वैल्यू हमारे पास 5 आया। क्वेश्चन बोला दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 5x + 8x मिलके हमारे पास असल में 13x है। 13 को जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, बताइए 5 65, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। बोलिए होगा क्या। बट यहां पर जो अप्रोच मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये जो तरीका है ना, ये जो आपने बनाया बेसिक से, इसी से हम लोग एक तरीका का इजाद करते हैं जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। एक संख्या अगर 5 यूनिट है, दूसरी संख्या 8 यूनिट है, और अब ये 2 और 3 हो गया रेशियो। हमने क्या देखा, ये भी 5 बढ़ा और ये भी 5 बढ़ा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को समझते हैं। 5 को करना है 3 से मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 8 दूनी 16, डिफरेंसेस क्या आ गया बताइए 1, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 1 आया। इसी तरह से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अंतर क्या आ गया आपका 5। अब एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा अगर 5 को, एक यूनिट अगर रिप्रेजेंट करेगा 5 को, क्वेश्चन पूछा है दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 8 5 13, 13 यूनिट करेगा रिप्रेजेंट 13 5 65 को। तो बताइए यहीं पर आंसर हमारा हो गया कि नहीं हो गया। अब आप समझ में आ गए होंगे, बोलिए है कि नहीं है।
क्या ये बात क्लियर हुआ? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैं समझता हूं कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आया कहां से? तो जो बेसिक्स आपने देखा वहीं से आया। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, बट अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को समझते हैं तो बहुत सारा आसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्लियर है? दोनों ही तरीका आपको समझ में आ गया, बेसिक से भी और ट्रिक से भी या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी। बोलिए आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ चौथे नंबर का क्वेश्चन पे आइए। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी? सबसे पहले आप एक बात ध्यान से रखिए, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान से समझ में आना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या है कि जब 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसी व्यक्ति को, किसी पोल को, किसी पेड़ को या उस वस्तु को जो वस्तु ट्रेन के लेंथ के सामने नेग्लिजिबल हो, अगर उसको क्रॉस करती है तो आपको समझ के चलना पड़ेगा कि ट्रेन अपने ही लेंथ को क्रॉस करेगी, अपने ही लेंथ को क्या करेगी? क्रॉस करेगी। ठीक है, अब हम लोग यहां पर समझते हैं, वही ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरे ट्रेन को अगर क्रॉस करती है तो आपको समझ के चलना पड़ेगा ये दोनों ही ट्रेन, दोनों ही लेंथ को क्या करना पड़ेगा? यहां पर जोड़ना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, एक बात इसमें और भी है, रिलेटिव स्पीड। अगर रिलेटिव स्पीड आपको निकालना हो और सेम डायरेक्शन में ट्रेन चले तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेन चले तो दोनों स्पीड को घटा देना पड़ेगा। जबकि रिलेटिव स्पीड अगर आपको निकालना हो और दो व्यक्ति या दो वस्तु विपरीत दिशा में चले तो विपरीत दिशा में आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों स्पीड को जोड़ देना पड़ेगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में एक आदमी जा रहा था, तो आदमी को तो क्रॉस करेगा तो अपना ही लेंथ क्रॉस करेगा, ये बात तो तय है। यानी 240 मीटर लेंथ ही क्रॉस करेगा, वो भी कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। तो यहां से आपको पता चल गया 240/9 ये मीटर प्रति सेकंड है, तो पहले किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर ले। 9 दूनी 18, 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 अठे 40, यानी हम लोग बोल सकते हैं 96 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इस 96 किलोमीटर प्रति घंटा में आपको समझ के चलना पड़ेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन भी है और साथ साथ स्पीड ऑफ मेन भी है। क्यों? सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब आप स्पीड ऑफ ट्रेन आपका क्या आएगा वो पता कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ मेन हमारा दिया हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 6 को जैसे ही आप इस तरफ लेके आएंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपका निकल गया 102 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए 102 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, बोला 372 मीटर लंबी सुरंग को क्रॉस करना है, तो टोटल जो लेंथ है, लेंथ इस बार क्या हो जाएगा? इस बार लेंथ ट्रेन का लेंथ और सुरंग का लेंथ, इस दोनों को ही जोड़ देना पड़ेगा। जैसे ही 372 में 240 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? देखो 0 7 4 11 3 2 5 1 6, हम लोग बोल सकते हैं 612 मीटर। और 612 मीटर को ये किस स्पीड से क्रॉस करेगा? ट्रेन अपने स्पीड से क्रॉस करेगा। तो अब इसी लेंथ को 102 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तय करेगा, जबकि चूंकि ऊपर वाला मीटर में है तो इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, यानी 5/18। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अब यहां से क्वेश्चन को क्या कर दीजिए? सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व हो जाता है। तो 6 तिया 18, 17 छाके 102, 17 से काट दीजिए इसको, 17 तिया 51, 17 छाके 102। हम लोग बोल सकते हैं 36 तिया 108/5 और 108/5 को भी हम लोग बोल सकते हैं 216/10, यानी 216/10 का मतलब हो जाएगा 21.6 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। मैं एकदम आराम से समझाने का कोशिश करता हूं, मेरा यही कोशिश है कि आप चीज़ों को समझे। अप्लाई करें फास्ट वो अलग बात है, बट आप अगर चीज़ों को बहुत आराम से समझ रहे हैं, कूल माइंड होकर के समझ रहे हैं, तो अप्लाई आप इसको फास्ट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन, बट टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है,
चलिए स्क्रीनशॉट एक बार सब लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या ये क्लियर है? एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो, क्या ये क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वें नंबर का। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझना है। 90 विद्यार्थी है वाली एक कक्षा में 60% लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 है और लड़कियों के औसत अंक 70 है। पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात करना है, बताइए। तो क्या इस क्वेश्चन में हम 90 स्टूडेंट को लेकर के समझ सकते हैं क्या? 90 स्टूडेंट को लेकर के क्या क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए? ध्यान से समझिए। इस बार हम फिर से आते हैं और इस क्वेश्चन को समझाने का हम कोशिश करते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया हुआ आपका 90, ठीक है। इस 90 में 60% लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स आप बोल सकते हैं 60% और बॉयज आप क्या बोल सकते हैं 40%। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो आ जाएगा 3:2। यानी अब हम बोल सकते हैं जो 60% था 90 का वो 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, जो 40% था 90 का वो 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी गर्ल्स हम 3 मान के चल सकते हैं और बॉयज हम 2 मान करके चल सकते हैं। क्लियर? अब देखो 3 गर्ल्स का एवरेज क्या दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ है 3 गर्ल्स का 70। क्या दिया हुआ बताओ? 70। और 2 लड़के का एवरेज दिया हुआ है 63। असल में ये 90 के 40% का एवरेज है, बट हमने यहां पर रेशियो निकाल करके इस डेटा को कर लिया छोटा, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि 3 लड़कियों का एवरेज है 70 तो टोटल 210 हो जाएगा। इसी तरह से 2 लड़कों का एवरेज है 63, टोटल 126 हो जाएगा। बोलिए होगा क्या? तो टोटल मार्क्स पता चल चुका और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 + 2 यानी 5। हमने इसे किस तरीके से बनाया? वेटेड एवरेज रूल से। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 336/5। कहीं भी 5 दिखे ना, कुछ नहीं करो, 2 गुना कर दो। जैसे ही आप 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो होगा क्या? अब हमारे पास ये क्या आ चुका है 672/10। अब इस 10 का इस्तेमाल हम लोग किसके रूप में कर लेंगे? दशमलव के रूप में। यानी हम लोग बोल सकते 67.2 आपका एकदम राइट आंसर है। 67.2 आपका क्या है? एकदम राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप आराम से वास्तु स्थिति को, क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ पा रहे होंगे। क्लियर है क्या? बताइए। तो यहाँ पर 90 स्टूडेंट का हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, 90 लड़कों का, 90 स्टूडेंट्स के बारे में हमने सोचा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखा 5 क्यों सर? इसलिए 5 कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमने 3 लिया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमने 2 लिया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 + 2 यानी 5। अब क्लियर है चंदन कुमार? बढ़े आगे क्या? देखिए आप लोग शेयर नहीं करते हैं सेशन को, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए आप लोग। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग ज्ञान को बांटिए, लोगों के बीच पहुंचाइए हमारे इस सेशन को, क्योंकि हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर यूट्यूब पर आकर के सीजीएल के सारे सेट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से सीएचएसएल के सारे सेट्स का डिस्कशन करेंगे। ये एकदम बेसिक से ही था, बेसिक में ही हमने ट्रिक इस्तेमाल किया है सिर्फ और सिर्फ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6ठा नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर है 8%, अगले 4 वर्ष के लिए वार्षिक है 10%, अगले 6 वर्ष के बाद अवधि के लिए वार्षिक 12% है। यदि 9 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 18,358 रुपया 60 पैसा प्राप्त हो तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करे। क्वेश्चन अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया, शशि वाईटी का कहना 3:2 कैसे आया? तो आप देखिए 90 का, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया 90 का 60% अगर गर्ल्स है तो 90 का 40% क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। तो 100% ही ना टोटल होता है, ये 100% को ही रिप्रेजेंट करता है। बोलिए करता है क्या? अगर आप 60% निकालेंगे तो लिखेंगे 54 और 40% निकालेंगे तो लिखेंगे 9 चौका 36। अब आप गौर से देखिए
12 तिया 36 या 18 दूनी 36, 18 तिया 54, क्या रेशियो आ गया 3:2। तो जब 54 और 36 निकाल करके तब रेशियो निकाल रहे हैं तो इससे बढ़िया क्या है 60 और 40 का ही रेशियो निकाल लेंगे ना, 20 तिया 60, 20 दूनी 40। तो हमने क्या किया, इस 90 को बॉयज एंड गर्ल्स के रेशियो में तोड़ लिया, जिसका रेशियो क्या आया था, रेशियो क्या आया था बताओ, 3:3:2। अब तो क्लियर हो गया, बोलो है कि नहीं है। अब यहां पर देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बाकी बहुत सारा चीज कोई बात है नहीं, बट कैलकुलेशन इतना अच्छा है, कैलकुलेशन आपका थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला, पहले 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है 8%। कितने प्रतिशत है, 8%। मैं एकदम आराम से, बहुत फास्ट नहीं समझाने वाला हूं, मैं एकदम आराम से समझाने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैं आया और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आया और अपना अपना तरीका बता दिए, देखो देखो बन गया, और स्टूडेंट आधा सीधा समझा और उसको लगता है कि हम नहीं समझ पाए। तो मेरा यही कोशिश रहेगा मैं आराम से आप लोगों को समझा पाऊं। यहां पर आप देखिए 2 वर्ष के लिए 8% है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% है, और इस 6 वर्ष के बाद, जितना भी वर्ष रहेगा उसके लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 12% है। ये क्या बोला, 6 वर्ष के बाद जितना भी टाइम लगेगा उसके लिए क्या बोल रहा है, ये 12% है। बोलिए है क्या। अब ध्यान से देखिए, पटना में हमारा कोचिंग संस्थान गोपाल मार्केट के जस्ट सामने नया टोला में काजीपुर गली में है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बोला 9 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद बोला, 9 वर्ष के बाद। अरे भाई 4 2 6 वर्ष खत्म हो गया, बच गया हमारे के पास क्या, 3 वर्ष। टोटल 9 वर्ष है, तो 6 वर्ष जब खत्म हो गया तो बचा हमारे पास कितना, 3 वर्ष। बोलिए बचा कि नहीं बचा। अब यहां से आप देखिए 2 वर्ष में 8%, कभी भी याद रखना ध्यान से, परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमेशा रेट इनटू टाइम होता है। 2 वर्ष में जब 8% होगा तो क्या हम लोग इसको 16% बोल सकते हैं क्या। 4 वर्ष में 10%, उसी के बारे में 100% सबके लिए कॉमन है, सेम मूलधन है, तो 10 चौका 40%, और 12 तिया ये क्या हो जाएगा 36%। आपने क्या देखा, 40 + 36 + 16, 40 + 36 मिलके 76, 76 10 मिलके 86, 6 92% ब्याज आएगा। और 92% ब्याज किस पे आएगा बताओ, 92% सीधा सीधा मूलधन पे आएगा। मूलधन हमने क्या मान रखा, 100% है। 92% रिप्रेजेंट करेगा, देख लो 18,358.60 को। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 100% बराबर क्या होगा, यानी मूलधन क्या होगा। मिश्रा सर के कोचिंग में ही आ जाना, हम मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां से देखो, हम यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। 92% बराबर ये दिया हुआ है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा। 100% बराबर आपको कैसे निकालना है, 100% बराबर देखिए, चूंकि यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन है तो मैं अच्छा सा लिख देता हूं, 18,358 रुपया 60 पैसा बटे 92 गुना क्या हो जाएगा 100। जैसे ही हमने 100 से गुना किया तो यहां से दशमलव हट जाएगा, 18,358 और ये आ जाएगा 60 पैसा ना होकर के अब ये पूरा आ गया है 60। अब आप इसको काटिए, जैसे ही काटते हैं देखिए पहले 4 से काट दीजिए, ये 23 आ गया। 4 से काटते 4 चौका 16, 4 चौका क्या हो गया ये 16। ध्यान से देखिए, थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते, 4 चौका 16। अब ये आ गया हमारे पास 2, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, ठीक है। बच गया हमारे पास फिर से क्या 3 बच गया, 4 नमे 36, ठीक है ओके। अब ये 2 बच गया, 4 छाके 24, 4 पंचे 20। अब यहां से आप 5 से काट दीजिए, पूरा काटने का जरूरत नहीं है। देखो क्या है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, ये सब तीनों क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। बोलिए है क्या। अब यहां से देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं 23 से इसको काटते हैं, 23 इकाई 23, बच गया हमारे पास 22, 23 नम्मे, ठीक है। 23 नम्मे क्या हो जाएगा आपका, 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 आ जाएगा। जबकि यहां पर हमारा क्या बचा हुआ था, 228 बचा हुआ था। बोलो बचा हुआ था क्या, 228 बचने का क्या मतलब है, 21 बचना। 21 पर एक बार 8 आ गया, तो क्या फिर से एक बार 9 बार में कटेगा क्या, कटेगा। आगे करने का जरूरत ही नहीं है, और भी संख्या आ सकता है, बट 199 देखिए, क्या ये 199 है क्या, नहीं। ये 199 है क्या, नहीं। ऑप्शन में यहां देखिए ये 199 है क्या, नहीं। एकमात्र ऑप्शन
ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर बी। आगे करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा यहां पर हमने कॉमन सेंस लगाया। 20,087 नहीं होगा बंटी कुमार, क्या आंसर हो जाएगा इसका 19,995, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो कैलकुलेशन ही था इस क्वेश्चन में, बाकी और कुछ नहीं था। कैलकुलेशन अगर आप सही ढंग से कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम उम्मीद कर सकते हैं आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टैंडर्ड तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7वां नंबर का दिया हुआ है। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 7वां नंबर का क्वेश्चन है, एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें विभिन्न संगठन के पुरुष और महिला संख्या, महिला का, अब ये रेड वाला जो है ये पुरुष को दर्शा रहा है, जबकि महिला को ये ग्रीन वाला दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन हमसे पूछा सभी 5 संगठनों में महिला का औसत संख्या, सभी संघ में औसत महिला का और सभी 5 संगठन में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात क्या होगा। जब डेटा जाते हैं, जब डेटा पर जाते हैं तो डेटा में हमें क्या दिख रहा है? डेटा में पहले पुरुष है, महिला बाद में है, लेकिन क्वेश्चन पे जब आते हैं तो क्वेश्चन में आपको छकाने के लिए क्या किया? पहले महिला का औसत संख्या पूछ लिया, फिर पुरुष का औसत संख्या पूछ लिया, अब इसका अनुपात पूछ रहा है। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। औसत का डेफिनेशन क्या होता है? सभी में बराबर 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 बंटना। बोलिए होता है कि नहीं होता है? अब हम आते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। हमें पहले निकालना महिला का। देखो ये आपका 300 दिया हुआ, 275 दिया हुआ। हम एक तरीका समझाते हैं आपको, और अगर अच्छा लगे तो आप इसको हमेशा के लिए ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 300, 275, 250, 200, 125, अगर आप बीच बिचौल अगर आप देखना चाहेंगे तो लगभग में हम 200 मान सकते हैं एवरेज अपने मन से। ठीक है, अपने मन से 200 मान सकते हैं। 200 से ये देखो 75 ज्यादा, अगर हमने एवरेज 200 माना है तो 200 से ये 75 ज्यादा, जबकि ये 75 कम है, तो इसका 75 उठा के इसको डाल दिए तो ये भी 200, ये भी 200 और ये भी 200 है। बोलिए है कि नहीं है? अगर ये भी 200 हो तो 50 ज्यादा और ये भी 200 हो तो 100 ज्यादा। हमने एवरेज माना था 200, जबकि हमारे पास तो टोटल 150 ज्यादा आ गया, और 150 जब ज्यादा आ गया तो पांचों में बराबर बांट देंगे। पांचों में जैसे ही बराबर बांटते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? 230। आगे हम बोलते हैं क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करेंगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे? ऑप्शन को चेक कीजिए। अब जो भी संख्या आएगा वो 23 से कटने वाला ही संख्या आएगा या 230 को काटने वाला संख्या आएगा। आप खुद देखिए ऑप्शन नंबर ए में। ये क्वेश्चन हमने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन एसएससी ने बनाया। आप गौर से देखेंगे हमने क्या कहा, सिर्फ इतना ही देख करके आगे बना सकते हैं क्वेश्चन। क्या 49 आएगा? क्या नहीं। 51 कटेगा क्या 230 से? बोलिएगा नहीं। 46 कटेगा क्या? बोलोगे हाँ सर ये तो कट रहा है, क्योंकि 49 भी नहीं कट रहा, तो सब ऑप्शन एलिमिनेट होकर के सिर्फ और सिर्फ सी आपका आंसर हो जाएगा। हम अब एक बार और देखते हैं पुरुषों की संख्या। ये तो हमने बता दिया कि इतना देख करके एग्जाम में क्या अप्रोच लगना चाहिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा पुरुषों का एवरेज निकालते हैं। जो हमने एवरेज का अप्रोच लगाया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए ये 250 है, 225 है, 325 है, 275 है और 150 है। 250, 225, 325, 275 और 100। हम अपने मन से बोलते हैं ऐसा करो 250 ही मान लेते हैं एवरेज। अगर 250 एवरेज माने तो ये देखिए 25 कम है, ये 25 कम है, जबकि 275 25 ज्यादा है, तो इसका 25 उठा के इसको डाल दिए तो ये भी 250, ये भी 250, ये भी 250 हो गया। बट ये देखिए 250 से 75 ज्यादा है, जबकि 250 से ये 100 कम है, तो इसका 75 अगर इसको दे भी दिए तो भी ये 25 कम है। तो भी कितना कम है? बोलिएगा 25 कम है। तो 250 हमने माना था और 25 कम है, तो पांचों में कम हो जाएगा 25। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5 5 25, ये आपका आ जाएगा 245। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? अब 245 आया, 230 आया, क्या हम इस दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? एकदम आराम से निकाल सकते हैं। डबल कर दीजिए। हमने क्या कहा? 5 देखो डबल कर दो, 490 हो गया, 460 हो गया, 0 से 0 आपका कट गया। आंसर क्या हो गया? 46 रेशियो 49। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपके समझ से बाहर नहीं होंगी। ठीक है, जो हमने एवरेज का अप्रोच लगाया क्या आपको समझ में आया? सबको जोड़ के तब डिवाइड करते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, वो सब पुराना हो चुका। अब क्या करते हैं हम लोग? एवरेज बराबर 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 बांट करके आराम से एवरेज निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इस क्वेश्चन में हमने बहुत कुछ आपको समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 8वें नंबर का क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। बोला 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको करना क्या है, MDH फार्मूला लगाना है। MDH वर्क का फार्मूला लगाना है। तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 व्यक्ति 10 दिन में किसी कार्य का 3 यूनिट खत्म कर देते हैं। ठीक है। अब बोला प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कितने दिन में खत्म करेंगे। डी बट्टे क्या लिखेंगे 5 यूनिट को क्या करना है, नीचे लिखना है। अब क्वेश्चन कर लीजिए सॉल्व। देखिए क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं। ये देखिए क्या हो जाएगा, 5 5 पचे 25। ओके। अगर आप काटना चाहेंगे 6 पंचे 30 तो यहाँ 3 बच जाएगा, 1 0 से यहाँ पर काट दीजिए। अगर आप फिर से काटना चाहेंगे तो 3 6 के 18 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो डी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 16 दिन। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। क्लियर। MDH फार्मूला ये लगाना तो कोई भारी बात है नहीं, एकदम आराम से लगा दिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें भी आपके समझ में आ गई होंगी। आते हैं 9वें नंबर के प्रश्न को समझते हैं। राधा अपनी आय का 25% बचाती है और यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि क्या है। उसके बचत में वृद्धि क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं ही आपको बताता हूं। आपको पता होना चाहिए कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। मतलब एक व्यक्ति कुछ कमाया, उसमें से कुछ खर्च किया और कुछ उसमें से बचत किया, तो हम लोग बोल सकते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। बोलिए, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, एकदम बोल सकते हैं। बोला 25% बचाती है। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, बोलोगे सर 1/4 होता है। हमने कहा क्या, अगर यह 4 कमाती होगी तो 4 में 1 यह बचाती है, इसका मतलब 4 में 3 इसका खर्च हो जाता है। हम लोग इसको परसेंटेज में बात कर रहा है तो 400, 300 और 100 भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि इसका भी रेशियो 4 3 1 का ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। उसका आय 29% बढ़ गया। अगर 29% आप देखोगे 400 का तो आ जाएगा आपका 116। 29% 400 का 29 गुना 4 116। फिर कहा जा रहा है यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, व्यय में, तो व्यय में 300 का 20% अगर बढ़ाएंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये तो 60 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 60। तो 116 में से 60 घटा देते हैं तो आप देखिए बचत कितना हुआ, 40 16 56। तो बचत हो रहा था पहले 100, अब यहां भी 56 बढ़ गया। तो क्या आप बोल सकते एक बार में कि 56% सर इसका बचत में वृद्धि हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। क्लियर है। चलिए नीतीश कुमार सिंह नमस्कार, आपको भी नमस्कार। इंजीनियर राजेश का आंसर 56 आया है, पिंटू का भी आंसर 56 आया है। कोशिश यही करना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको खुद से बनाने का कोशिश करें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए बंटी का भी आया है आंसर 56, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 10वां नंबर का। 10वां नंबर का भी क्वेश्चन एकदम आसान। क्यों का क्वेश्चन आसान है, सिंप्लीफिकेशन है, बट बोर्ड मास का रूल को थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। करना क्या है, देखो ध्यान से, 3/18 ऑफ 3 है ना, ऑफ कभी भी रखेगा तो ये समझ लो कि फेविकॉल का जोर है, दोनों साथ ही जाएगा। तो 3/18 ऑफ 3 है, तो इसको लिख लो नीचे। लिखने का जरूरत नहीं है, काट लेना है डायरेक्ट, बट हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है। गुना ये क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 22 गुना 6/18 लिख सकते हैं, माइनस 3/2 लिख सकते हैं, प्लस 10 माइनस 3/, अब फिर से 9 ऑफ 3 आ गया, तो 9 ऑफ 3 एक साथ रहेगा हमेशा, और गुना क्या है आपका 9। अब देख लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। क्या है, 3 से 3 कट जाएगा, क्या 6 या 18, तो आपके पास आया 1/3। ओके, 6 या 18, ये आ गया आपके पास 22/3 माइनस में, 3/2 आपका माइनस में पहले से है, प्लस 10 माइनस, देखिए 9 से 9 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 10 में से 1 को यहां पर घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9। अब देख लीजिए हमारे पास कितना क्वेश्चन आसान आ चुका है। क्वेश्चन हमारे पास आसान आ चुका है, क्या 3 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, और 10 माइनस 1 बराबर हम लोग 9 लेकर के चलेंगे। ये स्टेप आपको लिखने का एग्जाम में जरूरत बिल्कुल नहीं है।
आपको डायरेक्ट लिखना था काट करके। ओके क्लियर। 3 3 2 का एलसीएम हम लोग ले लेते, 6 आया, ऊपर में हम लोग 2 लिखते हैं माइनस में, 22 दूनी ये 44 हो जाएगा, ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 9 है तो 9 छाके 54 प्लस में आ जाएगा। अब आसान क्वेश्चन बन गया। देखो 9 छाके 54, 54 में से 44 माइनस कर दिया आ गया 10, 10 में से 9 माइनस कर दिया आ गया 1, और आ गया 1, 1 में 2 ऐड कर दिए तो आपके पास आ चुका है 3, नीचे में 6, आंसर आ गया आपका 1/2, यानी हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, 10वें नंबर का क्वेश्चन। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा था नहीं कि जो हमें समझाना पड़े, सिर्फ जो एक बात था वो हमने आपको समझाया कि ऑफ अगर कहीं भी दिया हुआ रहे तो आप उस ऑफ को एक साथ लेकर के जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ, वही देखिए कैसे भागता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, विकर्ण रेखाएं BD और AC एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती है। यदि BEC बराबर 138 हो और ECD बराबर 35 तो BAC का मान ज्ञात करे, ठीक है। चलिए बोला ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये ऐसा खींच देते हैं, एक वृत्त, हम लोग एक वृत्त खींच दिए, इसमें से ABCD है, ABC एक दूसरे पर E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ओके, ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है आपका D है। क्लियर। BD मिला दीजिए और AC को मिला दीजिए। यह एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती है। किस पर प्रतिच्छेद कर रही है? E पर। यदि BEC बराबर दिया हुआ 138 डिग्री, कितना डिग्री है? 138 डिग्री, और ECD बराबर है 35 डिग्री, ECD बराबर है 35 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है BAC बराबर क्या होगा, यानी इसका इस एंगल के बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। इस एंगल के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल क्या डिस्कशन करेंगे सर? नहीं, कल डिस्कशन नहीं होगा, कल संडे है, एक दिन कम से कम हमें आराम तो दीजिए। बोलिए है कि नहीं है, हैं? सबसे पहले आप बताइए क्या रूल होगा, आप खुद सोचिए। सबसे पहले आप यहां पर ऐसे देखिए, ध्यान से देखना है। यह एक चाप है, यह एक चाप है, बोलिए है क्या? इस चाप पर से, इस आर्क पर से परिधि पर अगर 35 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस आर्क पर से दूसरे तरफ भी 35 डिग्री का ही एंगल बनेगा। बोलिए बनेगा क्या? बोलिए बनेगा क्या? बोलिएगा हाँ सर एकदम बनेगा। अब इस ट्रेंगल का अगर हम लोग बात करें, इस ट्रेंगल का अगर हम लोग बात करें तो ये जो 138 डिग्री है, इस ट्रेंगल के लिए क्या ये बाह्य कोण का भूमिका निभा रहा? क्या यह बाह्य कोण का भूमिका निभा रहा? क्या बोलिएगा हाँ एकदम निभा रहा है। हमें पता होना चाहिए कि बाह्य कोण बराबर होता अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर, यानी इस कोण के साथ योगफल 138 डिग्री होगा। यानी इस कोण को जैसे ही निकालेंगे तो 138 में से डायरेक्ट 35 को माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास 103 डिग्री ही आएगा क्या? तो इसका आंसर क्या आ चुका है? 103 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बोलिए क्लियर। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट जरूर कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है, ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए वेरी गुड। इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। देखिए कुछ नहीं है, समझना क्या है, इस चाप पर से परिधि पर 35 डिग्री का एंगल बना तो इधर 35 डिग्री का बना तो इधर भी 35 डिग्री का ही बनता है, सेम एंगल बनता है। बोलिए अब ये एक ट्रेंगल है जिसका बाह्य कोण 138 डिग्री दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए बाह्य कोण सुदूर अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी इसमें से 35 ऐड करने पर 138 होगा, यानी 138 में से 35 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का क्या दिया हुआ। 12 नंबर का क्वेश्चन समझिए और ध्यान से देखिए।
समझिए और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन कहा जा रहा है x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x पर पावर 6 माइनस 5 x पर पावर क्यूब माइनस 1 बटे x पर पावर 6 प्लस 7 x क्यूब माइनस 1 का मान ज्ञात करे। ये क्वेश्चन दिया हुआ। देखो होता क्या है, जो दिखता नहीं है उसको करना पड़ता है। हम अपने क्वेश्चन को अपने अनुकूल सेट करते हैं। यहां पर आप खुद देखिए ध्यान से, जो दिया हुआ हमारा x पर पावर 6 माइनस 5 x पर पावर 3 माइनस x, अगर ऊपर भी x क्यूब से डिवाइड कर दिया जाए और नीचे भी x क्यूब से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, x पर पावर 6 बटे x क्यूब करोगे तो क्या हमारे पास x क्यूब ही आएगा क्या, माइनस 5 और माइनस 1 बटे x क्यूब। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया। और नीचे में आप देखिए x पर पावर 6 में x पर पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो x क्यूब आएगा, जबकि रह जाएगा प्लस 7 और माइनस 1 बटे x क्यूब। अगर आप गौर से देखेंगे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का अगर वैल्यू हमारे पास पता हो, है ना, अगर पता हो तो हम कितना आसानी से इस क्वेश्चन को समझा सकते हैं, बताइए। तो x माइनस 1/x, कल का सेशन जिन्होंने देखा था हमने बताया था कि x माइनस 1/x अगर 5 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 3 गुना 5। 5 का क्यूब 125 में 15 को ऐड कर देंगे, क्या हमारे पास 140 आएगा क्या, बताइए। 140 जैसे ही आया तो 140 माइनस 5 बराबर हमारे पास आ जाएगा 135। 140 ही आया ना, 5 दिया 15, 5 पचे 25, 5 125, 140, 135 और 140 में 7 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 147। अब ऊपर नीचे काट दीजिए, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 3 नम्बे 27। आंसर हमारा 45/49 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एकदम जवाब देते जाइए, ठीक है। बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 12 के बाद आ जाइए 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस 13 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा, 0 से बड़ा है थीटा, 90 से छोटा है थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है। आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी खुद एक होता है, बोलिए होता है क्या, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो हमें निकालना है। बोलो क्या निकालना है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो ध्यान से देखेंगे, ये 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर है 3 साइन थीटा के। 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा के। थोड़ा सा हम लोग ऐसा चेक कर सकते हैं थीटा बराबर क्या है। दोनों तरीका आपको समझना है, थीटा का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या बेसिक्स को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, 10-15 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन बेसिक से बन गया तो अगले को ये लगने लगता है कि अब तो हमें ट्रिगोनोमेट्री आ गया। ऐसा कुछ नहीं है ना। 1-2 क्वेश्चन में ही वैल्यू पुटिंग मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। सब में अप्लाई करने लगेंगे तो फिर टाइम हमारा बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। यहां पर देखिए हम वैल्यू पुटिंग मेथड का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, देख लो 0 से लेकर 90 के बीच में है। आप देखेंगे अगर थीटा बराबर 30 लेकर के चलेंगे तो क्या 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस 30 का मतलब √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या 3 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ही होता है क्या। जैसे ही देख ले तो ये हमारे पास देख लो 3/2 और 3/2 आया, ये दोनों ही बराबर आ गया और थीटा का वैल्यू हमने कितना पुट किया था 30 डिग्री। जैसे ही बात पता चल गया क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा 3/4, 1 में 3/4 को ऐड करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा 7/4, यानी ऑप्शन नंबर डी। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को बेसिक से भी बता सकते हैं, बेसिक से भी समझ सकते हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद दानिश सॉन्ग इंग्लिश में भी मिलेगा, अभी फिलहाल थोड़ा सा टाइपिस्ट हमारा थोड़ा ज़्यादा ही बिजी है, तो जैसे ही आ जाता है एक और टाइपिस्ट की तलाश है, जैसे ही टाइपिस्ट वो हमारा आ जाता है तो बाइलिंगुअल क्लास चलेगा आपका हमेशा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया हुआ 14 नंबर का। 14 नंबर के क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। बोला त्रिभुज ABC में AB रेशियो AC है 5:2, BC बराबर 9 सेंटीमीटर, BA को D तक बढ़ाया जाता है। कोण CAD का समद्विभाजक बढ़ाई गई BC से E पर मिलता है, CE की लंबाई ज्ञात करें। चलिए हम लोग आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान देना है सब लोगों को। देखो यह एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, यह एक त्रिभुज है। हमने ऐसा क्यों बनाया, ये A है, ये B है और ये C है। चूंकि क्वेश्चन में कह दिया कि AB रेशियो AC बराबर है 5:2 के। 5:2 किसके, 2 के। BC का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या कहा जा रहा है, BA को D तक बढ़ाया गया, ठीक है। चलो यहां पर D लिख लेते हैं। BA को D तक बढ़ाया गया, ठीक। ये एकदम सीधा है, हमने ये थोड़ा सा तिरछा कर दिया, या आप इसको एक बार मैं मिटा ही देता हूं, देखिए ध्यान से। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ये A है, ये B है और ये C है। ये 5:2 है, ठीक है। और BC हमारा 9 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब कहा क्या जा रहा है, A को बढ़ाया गया, कहां तक बढ़ा दिया भैया, D तक बढ़ा दिया, ओके। अब CAD का समद्विभाजक बोला जब BC को बढ़ाया जाता है तो किसी बिंदु पर जाकर के मिल लेता है, जैसे E पर मिल लेता है, ये बोला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है CE की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, हम मान के चलते हैं CE x है, तो आपको पता होगा समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपको इतना बात तो जरूर पता होगा, इस ट्रेंगल को ध्यान से देखिए। अगर इस ट्रेंगल को हम लोग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को मान के चलो कि K पर मिलता है, तो आपको ये बात जरूर पता होगा कि BK/KC एंगल बाइसेक्टर सामने वाले भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में आसन्न भुजा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं BK/KC बराबर हो जाएगा AB/AC। इसी तरह से बाहर है एंगल बाइसेक्टर, बाह्य समद्विभाजक है, ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, देख लो ध्यान से, ये हो जाएगा BE/BC। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, AB/AC हमारा दिया हुआ 5:2 और BE हमने क्या लिया, BC है 9 सेंटीमीटर, CE है x, तो 9 + x आप ऊपर रख दीजिए और नीचे में हमने क्या कहा, BC है, तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, BC/CE होगा ना, BC/CE कर दीजिए, सॉरी BE/CE, यहाँ पे यानी यहाँ पर C आ जाएगा आपका x। 5x 2x अंतर आ गया आपका 3x। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 18। 3 से काट दिए 6 बार में, आंसर हमारा x बराबर क्या आया, CE बराबर हमारा क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर B यानी 6। हो रहा है उनका क्लास, रोहतास कुमार, मंडे टू फ्राइडे ही उनका क्लास चलता है, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है, उनका गला थोड़ा खराब है तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर के क्वेश्चन को समझना है। बोला 2 sin स्क्वायर 30 10 60 -3 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30। मतलब सब में क्या दिया हुआ, बस वैल्यू आपको आना चाहिए। वैल्यू अगर आपको आता है तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। बोल बताइए इस क्वेश्चन में कोई दम रहेगा क्या। देखिए क्या से बोला, 2 sin स्क्वायर 30, 2 sin स्क्वायर 30, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या 1/4 हो जाएगा क्या, गुना। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, बोलिए होता है क्या, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। माइनस 3 गुना cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। sec स्क्वायर 30,
cos 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए, √3/2। अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, जबकि उलट देंगे तो सेक स्क्वायर 30 हो जाएगा, यानी 4/30। अब नीचे आ जाइए, कॉट स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर 60। अरे कॉस स्क्वायर 60 का अभी तो हमने वैल्यू बताया था, कॉस स्क्वायर 60 1/4 है, तो सेक स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा बताइए, 4 होगा क्या, प्लस साइन स्क्वायर 60 यानी 3/4, अरे √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 आपका होता है हमेशा 0। ठीक है, अब यहां से देखिए ध्यान से, 4 में से 4 माइनस हो गया, नीचे में क्या बच गया, 3/4। बोलिए बचा क्या। अब यहां से अगर आप क्वेश्चन पे गौर करेंगे तो ये देखिए 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, √3/2 -1 हम लोग लिख सकते हैं √3 - 2/2। ओके, और ये जो है 3/4 है, 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 4 को आप ऊपर पलट दीजिए 4। अगर आप इसको काट देंगे तो क्या साहब आ गया, 2 × √3 - 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ मान को पुट करना था। चलिए ये देखिए क्वेश्चन कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जरा 16x² + y² = 48, x × y = 2 है, x और y दोनों 0 से बड़ा है, तो 64x³ + y³ बराबर क्या होगा। 64x³ + y³ तो तब निकलेगा जब हमारे पास 4x + y का वैल्यू पता रहेगा। बात आप समझ रहे हैं। a³ + b³ तो तब निकलेगा जब a + b पता है, और a + b हमारा यहां से पता चलेगा। बोलिए चलेगा क्या। तो क्या हम लोग इसको 16x² + y² को अगर 4x + y का होल स्क्वायर -2 × 4x × y लिखे तो क्या जायज है या नाजायज है बताइए। एकदम जायज है। a² + b² को हम लोग a + b का होल स्क्वायर -2ab लिखते हैं। अब ये बराबर क्या हमारा दिया हुआ 48। अब ध्यान से देखिए, 4x + y का होल स्क्वायर वगैरह नहीं लिखना है। अब देखिए चलिए हम फिर भी लिख देते हैं, 4 दूनी 8 और x y का वैल्यू 2 दिया हुआ, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यही 16 बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो क्या 48 + 16 मिलके क्या हम लोग इसको 64 बोल सकते हैं क्या। तो यहां से 4x + y का वैल्यू ये स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया 8। बोलिए आया कि नहीं आया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ भी टाइम लगेगा क्या, बस ये चीज आपको निकालने का जरूरत था। क्या है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x + y का होल क्यूब -3 × 4x × y × 4x + y। बोलिए यही होता है फार्मूला। 8 दिया हुआ, 8 का क्यूब कर देंगे 512, 8 का क्यूब कर दिए 512, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, x y बराबर 2 है, 12 दूनी 24 और इसके बराबर में 8 है, तो 24 को 8 से गुना कर देते हैं, तो 24 8 8 चौका 32, 8 दूनी 16 3 192 होगा, 24 8। हाँ ठीक है। अब 192 घटा दीजिए, 192 आप जैसे ही घटाएंगे तो देख लीजिए आपका पास आंसर क्या आ जाएगा, 320, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बंटी कुमार। चलिए जल्दी ही फाउंडेशन बैच का घोषणा करेंगे, तो आप लोग फिलहाल जब तक फाउंडेशन बैच का घोषणा नहीं करते हैं तब तक एक एक चीज को समझते जाइए, एक एक क्वेश्चन को समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कोशिश यही करते हैं कि जो नया बच्चा भी हो वो भी समझ ले और जो पुराना बच्चा भी है वो भी समझ ले। ठीक है, जो पहले से भी पढ़ा है उनको भी समझ में आना चाहिए, जो नहीं भी पढ़ा है उनको भी समझ में आना चाहिए, तो मेरा यही कोशिश रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार सब लोग क्या करो, देखो एकदम हमने बेसिक से बताया, ये सब लिखने का एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ता है। बात आप समझ में आ रहा है आपको। एग्जाम में ये सब नहीं लिख सकते हैं, बट हमने आपको बेसिक से इसलिए समझाया कि आपको चीजें एक बार में ही क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 16 के बाद 17 नंबर का पाई चार्ट से क्वेश्चन है। पाई चार्ट से क्वेश्चन है, समझना। ये दिया हुआ 5 अलग अलग संस्थान में उम्मीदवारों की कुल संख्या है 7500, जबकि उसमें से उत्तीर्ण उम्मीदवार है 4000। ठीक, क्वेश्चन हमसे पूछा संस्थान QRS में नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या, QRS में नामांकित कुल संख्या, संस्थान QRS से ही उत्तीर्ण उम्मीदवार की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना। अनुपात ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा,
अनुपात ज्ञात करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देख लो ना, ये आ गया हमारा क्या है, ये हमारा है 30 + 18 + 12 मिलके क्या 60% होगा क्या? 60% 7500 का क्या 60 × 75 एक बार में लिख दें? बोलिए लिखे कि नहीं लिखे? बाकी गुना मत कीजिए। 24 24 48 48 में 18 जोड़ेंगे आ जाएगा 66%, और 66% 4000 का निकालने के लिए क्या 66 × 40 लिख दें? बोलिएगा लिख दीजिए सर। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालना, तो रेशियो निकालना तो कितना आसान, 20 × 60, 20 दूनी 40, 3 से आप इसको काट दीजिए, 22 × 66, अब कटेगा नहीं। आंसर आपके पास क्या आ चुका, 75/44, 75/44 यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 18 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्या बोला, ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी एक व्यास है। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एडी एक व्यास है। एडी हम लोग मान लेते एक व्यास है, ये एडी है, एक व्यास है। ओके, AC एक जीवा है, ए से ही बोला C एक जीवा है, चलिए C जीवा है, यहां पर C लिख देते हैं। ठीक है, AC पर बिंदु B इस प्रकार है, AC पर ही बिंदु B इस प्रकार है, AC पर ही B बिंदु इस प्रकार है कि OB बराबर 7 सेंटीमीटर, OB बराबर कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और OBA बराबर OBA बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ है, बोल रहा है ये 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन DOC बराबर भी 60 डिग्री दिया हुआ, DOC बराबर भी 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये भी हमारा क्या हो गया 60 डिग्री के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो BC की लंबाई ज्ञात करना है, BC की लंबाई ज्ञात करना है, यानी इसका लेंथ पता करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। आप खुद सोचो कि ये क्या है, रेडियस, और ये भी क्या है, बोलोगे रेडियस, तो रेडियस बराबर होता है क्या हमेशा, बोलोगे हाँ। क्या बोलोगे, हाँ। अब अगर इस दोनों को हम मिला दें तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज, अभी तक तो दिख रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, अभी तक ये क्या दिख रहा है, बोलिए समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है। और समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर के कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों मिलके 120 होगा, और ये दोनों मिलके जब 120 होगा, दोनों बराबर होगा, तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा। बताइए इसमें किसी को कोई आपत्ति है क्या, बोलोगे एकदम आपत्ति नहीं है। अब हम एक चीज और यहां पर दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा सब लोग। क्या बोला, आपको पता है क्या कि व्यास से परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, बोलिए 90 डिग्री का। जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, बोलोगे सर ये तो 30 डिग्री होना चाहिए। ये कितना डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री। बोलिए होना चाहिए क्या। अब देखो, अब यहां से ध्यान से समझना, ये 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ये आपका 30 डिग्री हो गया, आप खुद एक बार और बताओ, ये 60 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 30 डिग्री 60 डिग्री मिलके हो गया आपका 90 डिग्री, मिलके आपका क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहां पर कितना बच गया, 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री मिलके 120 डिग्री। जैसे ही 120 डिग्री आया, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 120 प्लस 30 150, तो बच गया हमारे पास 30। अब ये भी 30, ये भी 30। अब इस ट्रायंगल में देखिए कितना खूबसूरत सा ये क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज्ड हुए तो कहानी खत्म आपका। यह जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, तो क्या बोल सकते, OB बराबर BC के होगा। और OB अगर 7 सेंटीमीटर है तो क्या BC भी 7 सेंटीमीटर ही होगा क्या, बताओ। BC भी 7 सेंटीमीटर ही होगा क्या। क्लियर, खत्म।
बहुत सारा तरीका है, दूसरा तरीका से भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। चलिए समय का थोड़ा सा अभाव है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर के बाद आ जाइए 19 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन का कल हमने आपको बताया था, एक बार फिर से समझिए। इस तरह का क्वेश्चन इस बार खूब पूछा है। 247xy 3 7 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 2y माइनस एक्स 8x बराबर क्या होगा। सबसे पहले करना क्या है, 247xy के जगह पे 99 लिख देते अपने मर्जी से। 3 से 7 से 11 से कटने का मतलब है 231 से कटना। 231 इकाई 231, 231 इकाई 231, हमारे पास बच गया 16। यहाँ पर 9 अगर रखते हैं, ध्यान से देखना, या आगे नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, फिर भी हम बताते हैं। 9 से तो कटा नहीं है, एक बार फिर से 9 से 9 रख दो, तो 2 8 16, 2 8 16, लेकिन 8 तिया 24 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करते, 7 इकाई 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 15 16। आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि 1617, अगर 99 नहीं होता तो 1617 कट जाता कि नहीं कट जाता, 1617 कट जाता कि नहीं कट जाता, क्योंकि 7 गुना है। तो x के जगह पे 1 आया, y के जगह पे 7 आया, कहानी इसका खत्म। क्वेश्चन पूछा 2y माइनस 8x बराबर क्या होगा, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 14 में से 8 गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी यानी 6। क्या समझ पा रहे हैं क्या, बताइए सब लोग। बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हैं सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रोशन कुमार प्रणाम सर, तो प्रणाम आपको भी। ठीक, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज तो लाइक आप लोग किए ही नहीं, लाइक थोड़ा सा बढ़ाएंगे तब तो मजा आएगा, बताओ। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सेशन अगर अच्छा लगे तो हमेशा लाइक किया करो, लाइक करने से आपका कुछ नहीं घटता है, बट हमारा तो बढ़ता है लाइक, बोलो है कि नहीं है, तो आप लोग लाइक जरूर किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20वां नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए। ए बी सी में भुजा ए बी ए सी बिंदु डी और ई पर है, ए डी ई बराबर बी के है। देखो कितना ये आसान क्वेश्चन हो गया, ये देखो आसान क्वेश्चन हो गया। ये आया ए बी और सी, बोला डी और ई बिंदु ए बी और ए सी पर है, बोला ए डी ई बराबर है एंगल बी के। आप देखोगे ध्यान से, कभी भी दो कोण बराबर हो जाए, बड़े वाले त्रिभुज का एक एंगल बराबर हो गया और कॉमन होने के कारण ए बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर, यानी ए से दोनों क्या हो जाता है, एक दूसरे का समरूप। यानी हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का समरूप त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई। बोलो होगा कि नहीं होगा, लिखने का जरूरत नहीं, समझने का जरूरत है। और जब भी समरूपता होता है तो ए डी हम लोग बोल सकते हैं ए बी बट्टे ए डी बराबर बी सी बट्टे डी ई बराबर ए सी बट्टे ए ई के। बोलो बोल सकते हैं क्या। अब ये बात जब आपको समझ में आ गया, संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है। बी सी हमारा दिया हुआ है 9, यानी बड़े वाले त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है। डी ई हमसे पूछ रहा है, जबकि ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर है और बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर। हम बोलते ए डी बटे ए बी, छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा बड़े वाले त्रिभुज का एक भुजा, तो 7 5 12 बराबर छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा बड़े वाले त्रिभुज का एक भुजा। बराबर होगा कि नहीं होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी ई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 21/4। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन है वो क्या है 21/4, यानी हम लोग इसको पॉइंट में अगर लिखे तो 5.25। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। ठीक है, हाँ कॉन्सेप्ट तो हम देते ही जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी आपको देते जा रहे हैं। बताओ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए राजू सिंह का कहना है गुड अप्रोच सर। चलो बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और राधे भाई यस सर। सर पीडीएफ दीजिए। पीडीएफ गौरव कुमार आपको मंडे से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है और उस टेलीग्राम चैनल को हम आपका लिंक उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नेक्स्ट क्लास से देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है इसको समझना है सब लोगों को। यह एक आयताकार चित्र है, विद्यालय में कक्षा एक्स के छात्र के वजन दर्शाता है। वजन दर्शा रहा है, ये है छात्र की संख्या और ये है वजन की संख्या। क्वेश्चन बोला माना कि 50 केजी से कम वाले छात्र एक्स हैं।
और 60 केजी वाले इससे अधिक वजन वाले y है तो x अनुपात y क्या है। ये एकदम आसान क्वेश्चन हो गया, यहीं पर बना देते हैं। 50 केजी से कम वाला, 50 केजी से कम वाला 45 प्लस 20 मिलके बोलोगे 65, और 50 केजी से ज़्यादा वाला 30 60 90, 90 प्लस 40, यही है ना, नहीं 60 केजी से ज़्यादा वाला बोला, 60 केजी से ज़्यादा वाला 40 प्लस 5 45, 13 पचे 65, 9 पचे 45, आंसर आपका क्या आ जाएगा 13 अनुपात 9, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 21 के बाद आ जाओ 22 नंबर। यहां भी देखो, ये भी क्वेश्चन में क्या करना, 8 साइन थीटा है, 8 साइन थीटा है तो 8 गुना 1/2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या साइन 30 है, साइन स्क्वायर 60 है तो साइन स्क्वायर 60 को क्या हम लोग 3/4 लिख सकते हैं क्या, माइनस 4 गुना साइन 90 का मतलब 1 है, और सेक स्क्वायर 45 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2, कॉस स्क्वायर 45 कॉस 45 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2, इसका उल्टा, और नीचे में क्या है टेन स्क्वायर 45 यानी 1, और कॉट स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 30 का मतलब क्या हो जाएगा 3। ठीक है, -3 हो गया। अब देख लो क्वेश्चन क्या है, 4 दूनी 8, 8 से एक 8 कट गया, 3 में से 4 2 6 माइनस करेंगे तो -3 में से 6 को माइनस करते तो -3 आता है, और 1 में से 2 को माइनस करते तो -2 आता है। माइनस से माइनस कट गया, आपके पास आंसर क्या आ गया 3/2। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो आया कि नहीं आया। नहीं, संडे को क्लास नहीं होगा, संडे को क्लास नहीं होगा, मंडे से फिर से आपका क्लास चलेगा, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए ध्यान से, 22 के बाद आ जाओ 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन बोला, सुरभि ने एक वस्तु अंकित मूल्य पर 12% छूट पर 176 रुपया में बेचा, छूट ना देने पर उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे तो 1 सेकंड में भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए 12% छूट पे हम लोग बोल सकते हैं, अगर 100% पे ये संख्या होगा, 12% छूट पे तो 88% रिप्रेजेंट करेगा 176 को। क्या 88 दूनी होता है 176, तो 100 दूनी क्या हो जाएगा बताओ 200। एक बात तो समझ में आ गया कि अंकित मूल्य इसका क्या है 200। बोला अगर 200 पर ही बेचता, यानी 200 पर ही बेचता, सेलिंग प्राइस ही 200 होता, तो इसको 25% का फायदा होता। कितना प्रतिशत का फायदा होता, 25% का। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, यानी 4 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है तो 4 में 1 यूनिट का फायदा होगा, हम लोग बोल सकते हैं 5 यूनिट। ठीक है, अब 5 यूनिट अगर 200 को रिप्रेजेंट करेगा, 5 यूनिट अगर 200 को रिप्रेजेंट करेगा तो 5 चौका 20 यानी 40, 4 को 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस क्या इसका 160 आएगा। क्या, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है, 24 नंबर का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, x माइनस वाई बराबर दिया हुआ 11। क्या दिया हुआ 11, जबकि 1/x माइनस 1/y को क्या हम लोग y माइनस x इंटू वाई बराबर 11/24 ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। यहां जब x माइनस वाई बराबर 11 है तो y माइनस एक्स बराबर 11 कैसे हो सकता है, y माइनस एक्स बराबर तो माइनस में आ जाएगा, y माइनस एक्स बराबर ये उल्टेगा तो यहां भी साइन उल्टेगा। क्या यहां पर माइनस होना चाहिए, क्या जब माइनस ऊपर में होगा तो नीचे में भी माइनस होना चाहिए। अब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर अगर 11 तो x इंटू वाई बराबर हमारा -24 आएगा। देखो साइन का कितना बड़ा खेल है यहां पर, है ना। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर है। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर। बोलिए है क्या, एक्स इंटू वाई बराबर अगर -24 है तो -24 का स्क्वायर करने पर 24 का स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 576 लिख सकते हैं। क्या बोलिए, अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अभी हमने आपको बताया था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब 1331 प्लस इस बार क्या हो जा रहा है हमारा, प्लस हो जा रहा, प्लस नहीं होगा इस बार, क्या हो जा रहा है हमारा माइनस हो जा रहा ना, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब 1331, 11 का क्यूब आ जाएगा 1331। ठीक है, प्लस
प्लस वाला ही क्वेश्चन है क्या कि माइनस वाला क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, प्लस ही है, प्लस का ही क्वेश्चन है। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब 1331 प्लस, ध्यान से देखना 3ab। तो 3ab का मतलब एक्स वाई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -24। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इंटू a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 11। बस कैलकुलेशन है, ये आपका आ गया 1331, 24 तिया 72, 72 गुना 11 792, और 792 प्लस आपका क्या आ जा रहा है 576। क्लियर? अब देखो 1331 में से 792 आराम से घटाया जा सकता है और 576 आराम से जोड़ा भी जा सकता है। 1331 में से 792 को घटा लोगे, 576 जोड़ोगे, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्योंकि समय भी बहुत हो गया। लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, लंबाई 3 गुना बढ़ा दिया, लेंथ क्या किया जा रहा है, 1 से 3 गुना हो गया। उसकी चौड़ाई उसके मूल चौड़ाई से आधी कर दी गई। मूल चौड़ाई से अगर 2 था तो आधी करके क्या हो गया 1। बोला उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया बराबर हमेशा होता लेंथ इंटू ब्रेड्थ के, ये 2 हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। आप क्या बोल सकते हो, इसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा, 2:3 में, और ऑप्शन बी हमारा ऐसा ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो हमने आज 13 अगस्त 2021 यानी जस्ट लास्ट मंथ में जो पूछा गया था शिफ्ट 2 में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, प्री के एग्जाम में, उसके 25 क्वेश्चन को आज हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये हमारा क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। जिन्होंने भी, जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे छात्र छात्राएं बहुत लेट से जुड़े, वो क्लास को एक बार दोबारा भी देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने कल एक सेट तैयार रखा था, हमारा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, मैथ्स का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में भी आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उम्मीद हम आप लोगों से बस यही करेंगे कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब लोग सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें। ठीक है, और वीडियो को तो लाइक जरूर करें। चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।